कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले इस चैप्टर में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले अपने को समझना होता है देयर आर टू टाइम पीरियड्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर टू टाइम पीरियड्स ऑफ प्रोडक्शन। दो टाइम पीरियड कौन सा होता है? एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। ये कोई ऐसा नहीं कि 100 मीटर का रेस और 400 मीटर का रेस है रन करना है। शॉर्ट रन इज व्हाट? शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें फर्म के पास इतना टाइम नहीं है कि फर्म प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए सारे फैक्टर्स को चेंज कर सके। इतना टाइम नहीं है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सके, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको बढ़ा सके, इतना टाइम नहीं है। तो क्या है, शॉर्ट रन में फर्म के पास में कम टाइम है प्रोडक्शन को वैरी करने के लिए। कुछ फैक्टर्स को तो चेंज कर सकता है बट कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे, चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन्स इन शॉर्ट रन वी हैव some factors fixed, some factors variable, right? And long run is that time period of production, that time span of production जिसमें फर्म के पास इतना टाइम है कि प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल तो हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं ना। शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं है कि 6 महीना को शॉर्ट रन बोलेंगे, साल भर को लॉन्ग रन बोलेंगे। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। हो सकता है 6 महीना साल भर विल बी ए शॉर्ट रन, हो सकता है 5 years में बी ए लॉन्ग रन। दैट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक है, शॉर्ट एग्जाम्पल, सपोज कोई एक टेलर है ना। टेलर जानता है कि दिवाली है, दुर्गा पूजा है, शादी ब्याह का सीजन है, उस टाइम उसके यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन का डिमांड ज़्यादा है, हाँ या ना। बट उतना सा टाइम पीरियड के लिए क्या वो एक नया दुकान ले लेता है क्या? नहीं लेता है। वो क्या करता है, उन दिनों में जो एक्सेस डिमांड है उसको मीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्कर्स को रख लेगा या एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ओवर टाइम काम करने बोलेगा, हाँ या ना। एग्जिस्टिंग वर्कर्स से डबल शिफ्ट में काम करा लेगा या फिर कुछ नए वर्कर्स को रख ले बट नई दुकान नहीं लेगा। दुकान, लैंड, इकोनॉमिक्स में लैंड इज अ फिक्स फैक्टर इन दैट केस, हाँ या ना। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। गॉट द पॉइंट? बट वही अगर ये टेलर देख रहा है दैट पिछला 4-5 साल से वो देख रहा है कि उसके पास लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सपोज वो टेलर हावड़ा में, बट वो देख रहा है दैट उसके यहाँ लोग बड़ा बाजार से आ रहे हैं, लेक टाउन से आ रहे हैं, सॉल्ट लेक से आ रहे हैं, उसके यहाँ आ रहे हैं। अब वो 3-4 साल इस ट्रेंड को स्टडी करने के बाद वो क्या करेगा? वो नया शॉप खोल लेगा, हाँ या ना। वो लेक टाउन में अपना नया आउटलेट खोल लेगा, वो राजारहाट में अपना एक नया आउटलेट खोल लेगा, हाँ या ना। दैट मीन्स लैंड जो शॉर्ट रन में फिक्स था वो लॉन्ग रन में वो भी वेरिएबल हो गया, लैंड को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली उस टाइम लेबर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कैपिटल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बट लैंड को भी बढ़ाना पड़ा उसको, तो दैट बिकम्स लॉन्ग रन। एक मिठाई की दुकान वाला है, वो देख रहा है दैट साल में कुछ ओकेशंस में उसकी मिठाई बहुत ज्यादा बिकती है, उन कुछ ओकेशंस के लिए वो नई दुकान नहीं लेते हैं, हाँ या ना। वो उसी एग्जिस्टिंग दुकान में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा वर्कर्स को रख लेगा, एक्स्ट्रा दूध, दही, चीनी सब खरीद लेगा, हाँ या ना। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा। दैट मींस लैंड, कुछ फैक्टर्स फिक्स है, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल, वो है शॉर्ट रन। बट अगर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहा है कंटिन्यूसली उसके यहाँ पे सेल ज्यादा हो रही है, कंटिन्यूसली कस्टमर्स दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत डिमांड है, तब जाकर के वो क्या करेगा? नया दुकान खोलना शुरू करेगा, हाँ या ना। अपना आउटलेट्स खोलना शुरू करेगा। दैट मीन्स व्हाट? हो गया लॉन्ग रन। उसमें क्या हो गया? सारे फैक्टर्स को बढ़ाने पड़ेंगे उसको, हाँ या ना। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? व्हाट डू वी स्टडी? द शॉर्ट रन में वी हैव सम फैक्टर्स फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स वेरिएबल। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। पहले इतनी सी बात ये समझ में आई आप लोगों को? श्योर हो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने जो भी पेमेंट करते हैं दैट इज अ कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को रेंट पे करते हैं, लेबर को वेजेस पे करते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करते हैं, हाँ या ना। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो ये सारा हमारा खर्चा है, कॉस्ट है। तो सिंस शॉर्ट रन में दो तरह का फैक्टर्स है, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो शॉर्ट रन में कॉस्ट भी दो तरह का होगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एंड लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट विल बी वेरिएबल। लॉजिक बहुत सिंपल से, अगर कोई पूछे कि लॉन्ग रन में वाई आर ऑल कॉस्ट वेरिएबल, बिकॉज लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल।
शॉर्ट रन में कॉस्ट दो तरह का क्यों होगा समझ में आ रहा है? शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके का है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है शॉर्ट रन में कि हम सारे फैक्टर को चेंज कर सकें। तो शॉर्ट रन में कॉस्ट भी इसका दो तरह का होगा, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। दैट पोर्शन इज क्लियर एकदम। सो आज का सेशन ना हम लोग फोकस करेंगे ओनली ऑन द शॉर्ट रन कॉस्ट। द शॉर्ट रन में कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, शॉर्ट रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बिहेवियर कैसा रहेगा। शॉर्ट रन में आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों ने क्या देखा, दो कॉस्ट होगा, एक होगा फिक्स कॉस्ट और एक होगा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल अगर हम टर्म्स वाइज एग्जाम्पल बात करें तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, रेंट, हाँ या ना, रेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस वुड बी अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आप प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स करो या 2000 यूनिट्स करो या 10,000 यूनिट्स करो, लैंडलॉर्ड को उससे मतलब है क्या, वो तो भाड़ा आपसे उतना ही लेगा। आप अगर 15 दिन प्रोडक्शन नहीं करते हो, लैंडलॉर्ड के भाड़ा आधा कर देगा, नहीं करेगा। आप अगर प्रोडक्शन डबल करते हो, लैंडलॉर्ड के भाड़ा डबल देने बोलता है आपको, नहीं बोलता है। तो रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, salary of permanent staff, that will obviously be a fixed cost, हाँ या ना, because permanent staff का सैलरी प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं करता है, हाँ या ना। हमारा जो मैनेजर है फैक्ट्री में, जो मैनेजर है उसको अगर हम सैलरी महीने का ₹1,00,000 देते हैं तो प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स होगा तो भी उसको ₹1,00,000 मिलना है, प्रोडक्शन 5,00,000 यूनिट्स होगा तो भी उसको तो सैलरी 1,00,000 ही मिलना है, सैलरी तो वैरी नहीं करेगा, राइट। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी का जो टैक्स होगा दैट वुड बी अ फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्वेश्चन क्लियर? सो फिक्स कॉस्ट समझ में आ रहा है? अभी क्या है इसका मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप, अभी हमने क्या बात किया था, अगर आप 1 महीने के लिए प्रोडक्शन बंद भी कर दोगे तो मकान वाले को रेंट दोगे या नहीं दोगे? बस कोविड के टाइम में आप राजस्थान जाके बैठ गए थे 2 महीने के लिए, मकान मालिक रेंट नहीं लिया क्या? बिल्कुल रेंट लिया था, हाँ या ना। परमानेंट स्टाफ को रिटेन कर रखना, जो 10 साल पुराना स्टाफ है, अगर आप 2 महीना प्रोडक्शन नहीं करे तो सैलरी आप नहीं देंगे क्या? बिल्कुल देंगे आप, राइट। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम होगा तो भी उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी उतना ही लगेगा। इसका मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, सोच के देखो एक बार। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, सोचो। अगर हम लोग आउटपुट को OX एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, कॉस्ट को OY एक्सिस पे, तो अपना टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, वुड बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द आउटपुट एक्सिस, हाँ या ना। Total fixed cost will remain fixed irrespective of the level of output। कि प्रोडक्शन अगर आपका OQ हो रहा है तो भी वो खर्चा उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन अगर आपका OQ1 हो रहा है तो भी वो खर्चा आपका उतना ही लगेगा। प्रोडक्शन 0 करोगे ना तो भी वो खर्चा उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन OQ2 करोगे तो भी वो खर्चा उतना ही लगेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या मालूम है क्या है, दैट फिक्स कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, एंड हम लोग सब कुछ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में दीज कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल, ये खर्चा तो लगेगा ही, क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लग रहा है, नाम से भी समझ में आ रहा है, प्लस अभी हमने जो डिस्कशन किए उससे भी समझ में आ रहा है कि ये खर्चा ऐसा होगा जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ेगा या प्रोडक्शन के साथ साथ घटेगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये खर्चा 0 लगेगा, प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा ये खर्चा उतना ही बढ़ते जाएगा। आप अगर 15 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद कर दिया, आपका मिठाई का दुकान है, आपने 15 दिन के लिए प्रोडक्शन नहीं किया तो आपका रॉ मटेरियल्स का खर्चा लगेगा क्या कुछ? ऑब्वियसली 0। जो डेली बेसिस पे जो वर्कर काम करते हैं उनको जो वेजेस पे करते हैं दैट वुड बी 0, कोई वेजेस नहीं पे करना है, बिकॉज वेजेस के केस है उन लेबरर्स के केस में होता है वर्क एंड पे,
काम है तो पैसा मिलेगा, काम नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा काम करे उतना ज़्यादा वेजेस पे करना पड़ेगा, हाँ या ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जीएसटी, जितना सेल करेंगे जीएसटी उतना ही लगेगा, सेल नहीं होगा जीएसटी नहीं लगेगा हमारा, हाँ या ना। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट and they will increase as the production increases, they will decrease the production decreases, and if production is zero, they will be zero. I hope the examples are very clear. हाँ या ना, क्लियर है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप अगर आप देखो ना, होना तो वो कैसा चाहिए कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे से बढ़ना चाहिए, तो अपवर्ड राइजिंग होना चाहिए। बट इसका अपवर्ड राइजिंग का स्लोप जो है ना थोड़ा सा वेरी करता है। इसका स्लोप इज लाइक दिस, है तो अपवर्ड राइजिंग देखो, हाँ या ना, लेकिन इसका स्लोप जो है कहीं भी कॉनकेव है कभी कन्वेक्स है, शेप वेरी कर रहा है। ये जो वेरी करता है ये है बिकॉज ऑफ इज अ लॉ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो एक शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसका बेसिकली 3 स्टेजेस होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, diminishing returns and negative returns। उसका अलग अलग स्टेज होता है, उनके चलते बिकॉज एप्लीकेशन 2 स्टेजेस, वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप थोड़ा सा वेरी करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लाइक एन इन्वर्टेड एस, हाँ या ना। ये शेप इन्वर्टेड एस काइंड ऑफ है, इन्वर्टेड एस शेप काइंड ऑफ होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। पहले कनकेव है एंड देन कन्वेक्स शेप उसका होता है, राइट। कनकेव पार्ट जब है ना, जैसे ये जो पोर्शन है अपना, ये पोर्शन देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है कनकेव पार्ट, इसमें क्या है, टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल कॉस्ट इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद क्या होता है, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब कन्वेक्स पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये पोर्शन हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अभी तक का डिस्कशन में क्या देखे अपने लोग कि शॉर्ट रन में कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 2 पार्ट है, हाँ या ना, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या, हमारा शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। That means TC is equals to TFC plus TVC. TC is equals to TFC plus TVC. इसका मतलब क्या है कि अगर अपने को तीनों को एक साथ बनाना हो, अब क्या सोच के देखो, ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का लाइन होता है, हाँ या ना, ये आपका TVC है। अभी अगर टोटल कॉस्ट ड्रॉ करना हो ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल कॉस्ट कर्व भी तो इन्वर्टेड एस शेप ही होगा। टोटल कॉस्ट कर्व भी इन्वर्टेड एस शेप ही ड्रॉ होगा। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये सोच समझ सकते हो कि नहीं, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये आप ड्रॉ मत करना, ये लाइन जो रेडर ड्रॉ करो, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन टोटल
कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा, हमेशा गैप कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? क्यों रहेगा कांस्टेंट? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? दैट टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टीएफसी होता है, एंड टीएफसी तो हमेशा ही कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है? द वर्टिकल डिस्टेंस या द वर्टिकल गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी will always remain the same because of TFC due to total fixed cost। अभी अपन एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कॉस्ट शेड्यूल बना रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 4 कॉलम्स फिलअप किए, बाकी 4 कॉलम्स ब्लैंक है, बाद में काम में लेंगे। आउटपुट इन यूनिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, टोटल फिक्स कॉस्ट इन रुपीज, सपोज 300 लिए तो ऑब्वियसली ऑल थ्रो टू 300 ही रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट, तो उतना ही लगना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ ये एक कॉलम ऐसा है ना जो काइंड ऑफ अगर आपको आंसर्स फ्रेम करना है ना, ये लर्न करना है। बाकी 8 कॉलम्स बनेगा टोटल, ठीक है? हर आंसर में अपने इस टेबल को यूज कर सकते हैं। लर्न आपको सिर्फ एक कॉलम करना है, ये मैं लर्न करने बोल रहा हूँ, ये अपने आप डिराइव नहीं करना है। कौन सा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिकॉज टेक्निकल डेरिवेशन होता है, मैंने कहा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट? तो यह 300, 400, 450, 500, 600, 720, 890, 1100, 1350, 2000, ये आपको लर्न कर लेना प्लीज, ये अपने मन से डिराइव नहीं करना आपको। क्लियर? टोटल कॉस्ट, आई होप इट्स वेरी सिंपल। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, दोनों को आप एड अप करके लिख देना आपको, हाँ या ना? कोई भी सपोज आंसर पूछता है ना, हर आंसर में टेबल प्लस डायग्राम दोनों देना चाहिए अपने को, बोथ शुड बी गिवन। क्लियर? नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये तीनों का डायग्राम भी क्लियर था, शेड्यूल भी क्लियर है। शॉर्ट रन में अभी अपना नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, AFC, राइट? नाउ व्हाट वुड बी AFC? Average fixed cost, we understand AFC क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आना चाहिए। अपने इस टेबल में आते हैं एंड इस टेबल से AFC डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे आएगा? TFC डिवाइडेड बाई Q ना, तो पहले कितना रहेगा? 300, नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 150, नेक्स्ट 300 बाई 300, 300 बाई 4 75। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से टेबल को कंप्लीट करो। अब देखो 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42.9 या 42.6/7 में छोड़ सकते हो, 37.5, 33.33, 30। अब सो कर्व पे अगर प्लॉट करोगे तो स्टडी करने की कोशिश करो, कैसा आएगा कर्व? धीरे धीरे डाउनवर्ड, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, हाँ या ना? 300 से शुरू होकर के कंस्टेंटली रिड्यूस होते जा रहा है। प्लस एक बात और देखो, स्टार्टिंग में उसका रेट ऑफ फॉल, अगर डायग्राम बनाना सीखना है, स्टार्टिंग में उसका रेट ऑफ फॉल बहुत ज्यादा रहेगा, 300 से सीधा 150 इतना फॉल किया है, फिर फॉल कम हो गया 50, फिर 25 से फॉल किए, फिर 15 से फॉल किए, फिर 10 से, धीरे धीरे उसका रेट ऑफ फॉल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, टोटल फिक्स कॉस्ट ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड हो रहा है, तो धीरे धीरे जो गैप है वो धीरे धीरे गैप कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये समझ में आ रहा है? अगर AFC का कर्व बनाने पड़े, अब इसका मतलब क्या है? अगर AFC के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो हमको उसका थ्योरी तो लिखना है, व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है? थ्योरी लिखने के बाद हमको एक टेबल देना है। टेबल में हम क्या देंगे? इतने सारे कॉलम देने की जरूरत नहीं है, क्या देंगे? आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट,
समझ में आया? सिर्फ 3 कॉलम देंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा, एंड उसके बाद में हमको क्या देना है, डायग्राम देना है। समझ में आ रहा है? अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने इसका। इट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, हाँ है ना। नाउ वन इंपॉर्टेंट सोच के देखो आप, अपने भी क्या देखे थे, AFC इज इक्वल टू TFC बाई Q होता है। इसका मतलब अगर वाइस वर्सा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें AFC इंटू क्वान्टिटी तो क्या आएगा, TFC। क्या बोलना चाहते हैं पता है? आप एक चीज़ सोच के देखो, यहाँ पे एनी पॉइंट इन द टेबल, सपोज आप 5th यूनिट की बात करते हो तो क्वांटिटी 5 है, AFC 60 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300। हर लेवल पे क्वांटिटी इंटू AFC करो तो क्या आएगा, 300 ही आएगा। क्या समझाना चाहते हैं पता है? सपोज अपने इस डायग्राम की बात करते हैं, इस डायग्राम में सपोज हमारा ये इतना आउटपुट, इतना सा ये आउटपुट प्रोड्यूस करने का हमारा खर्चा कितना लगा रही है, ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं, शेप वाइज रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या पड़ा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ या ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इज व्हाट यार, AFC इंटू क्वांटिटी। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, इस रेक्टेंगल के एरिया न्यूमेरिकली हम अपने टेबल के हिसाब से सोचें, इस टेबल का इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, 300 आएगा। इस बोलने का मतलब यह है, इसमें अगर हम कोई भी लेवल पे अगर हम इतना का बनाए, ये आउटपुट बनाने का मेरा AFC जो लग रहा है मल्टीप्लाई करके इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, वो भी 300 ही आएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया भी कितना आएगा, 300 ही आएगा। मतलब क्या, AFC का एक ऐसा कर्व है, उस कर्व के अंदर जितने के अंदर में के नीचे जितना भी रेक्टेंगल्स बनेगा सबका एरिया सेम आएगा। एंड सच रेक्टेंगल्स, सच कर्व्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। यहां तक ये पोर्शन क्लियर है एकदम, राइट। वन मोर थिंग, AFC कर्व कभी भी x या y एक्सिस दोनों को भी टच नहीं करेगा, बिकॉज टच करने मतलब वहां पे वैल्यू 0 हो गया, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई एनीथिंग कैन नेवर बी 0। क्लियर है? श्योर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, अभी बताओ, नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब शायद समझ में आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। मैथमेटिकली अभी जो टेबल में उसमें करो 300 बाई 1, 300 एवरीवन, उसके बाद 400 बाई 2, 200, 450 बाई 3, 150, 500 बाई 4, 125। कंप्लीट द टेबल योरसेल्फ, डू इट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का न्यूमेरिकल वैल्यूज देख के क्या समझ में आ रहा है, कर्व कैसा होगा फिर, पहले डिक्रीजिंग हो रहा है कि 300, 200, 150, 125, 120, 120, मतलब डिक्रीज करते 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 यहाँ पे आके थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, हाँ या ना। उसके बाद वापस इंक्रीज करना शुरू कर दिया, 127, 137.5, 150, 200। इसका मतलब कर्व का शेप कैसा होना चाहिए, पहले डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद में वापस इंक्रीजिंग, मतलब काइंड ऑफ एन यू, हाँ या ना। यू शेप काइंड ऑफ कर्व बनेगा इसका। ये जो इसका काइंड ऑफ ए यू शेप आता है, अगेन द रीजन इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। उसका जो पहला स्टेज होता है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के स्टेज के चलते जैसे हमारा ये है डिमिनिश करता है, ये जो फॉलिंग स्टेज आता है ना, ये बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाले स्टेज के चलते आता है, एंड सो ऑन। वो एक्सप्लेनेशन अपने को बाद में समझ में आ जाएगा। क्लियर? यू शेप पे होता है। लॉजिक बहुत सिंपल सर, जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे फिक्स्ड फैक्टर्स का और अच्छे से यूज होने लगता है। जैसे पहले आप जो प्रोडक्शन बढ़ा, लैंड तो एक ही आपके पास में, लेबर कम है, तो आउटपुट जब कम हो रहा है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले बहुत ज़्यादा है,
उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन है, जिसके चलते एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल करने लगेगा अप टू एन ऑप्टिमम पॉइंट। जैसे समझ में आ रहा है, ऑप्टिमम पॉइंट हमारा यहाँ पे ये वाला होगा, जहां पे हमारा एवीसी क्या हो रहा है, एकदम मिनिमम हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज मिनिमम। बट उसके बावजूद अगर हम प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एवीसी क्या होगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। क्लियर है? वो उस टाइम नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज का, उसके चलते वो चीज होता है। इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है, कैरी इन द नेक्स्ट क्लास। यहां तक का लेकिन हमको करना क्या है, अपने बुक से एक्सप्लेनेशन पूरा गो थ्रू हो जाना है, अच्छे से एक डायग्राम्स और प्रैक्टिस कर लेना है, एक्सप्लेनेशन अपने बुक से पूरा गो थ्रू हो जाना है आपको। क्लियर ना?